अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन्स। यानी कि अगर एक सिस्टम है उसमें दो बॉडीज कोलाइड करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो क्या वो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है कि नहीं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम के व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हम दोस्तों दो तरह एक्सप्लेन करते हैं। एक ये है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बट हुज इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट आउटसाइड द कलेक्शन हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन देयर मोशन। एक डिफिनेशन यह है। दूसरा ये है कि वो सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं जिस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, यानी कि वो सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रहा है। तो इसको मैं इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि ये आपको दिख रहा है, ये कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल है और ये एक कंटेनर में बंद किया हुआ है। तो ये पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, या हम कहते हैं कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। उस फोर्स को हम इंटरनल फोर्स कहते हैं, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाहर से इन पार्टिकल्स पे कोई फोर्स अमल नहीं करी, या हम ये कहते हैं कि इन पार्टिकल्स का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ नहीं है। यानी इस बाउंड्री से बाहर अगर पार्टिकल्स है तो उसके साथ इन पार्टिकल्स का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इस किस्म की सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसका इंटरेक्शन आउटसाइड यानी इन्वायरमेंट के साथ ना हो, या हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इन पे अमल नहीं कर रही। इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया था। तो उस लॉ को हम अप्लाई करते हैं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों, हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसका मतलब यह है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अमल कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब अगर इस लॉ को मैं अप्लाई करूं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम तो ये एफ जो है ये जीरो हो जाता है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो ये शो कर रहा है कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो जीरो के बराबर है। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको मैं यूं एक्सप्लेन करता हूं कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम जो है 1 सेकेंड में 5 न्यूटन है। यानी कि अगर टी जो है वो 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में इसका मोमेंटम पी जो है मैं कहता हूं कि दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन सेकेंड है। तो इसका मोमेंटम 5 सेकेंड के बाद कितना होना चाहिए। तो अगर f जीरो है तो 5 सेकंड के बाद भी इसका मोमेंटम 5 न्यूटन सेकंड होगा। तो टाइम के साथ ये मोमेंटम और ये मोमेंटम इक्वल है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो जीरो है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो, या इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि पी एफ इज इक्वल टू पी आई, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यू एक्सप्लेन करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यानी अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, या हम कहें कि एक सिस्टम है उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम जो है इट शुड बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम।
तो इस लॉ को आज हम प्रूफ करते हैं कि कैसे फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है इनिशियल मोमेंटम। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक सिस्टम ले रहा हूं जिससे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये मास m1 है और ये मास m2 है। दोनों जो है सम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। ये जो ब्लू लाइन है इट गिव्स अस द मोमेंटम और ये लाइन जो है ग्रीन इट गिव्स अस द वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि वेलोसिटी को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेलोसिटी है और ये जो है मोमेंटम है। तो दोनों जो मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये देखो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये कोलिजन हो रही है और कोलिजन के बाद अपोजिट साइड पे मूव कर रहे हैं। इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। ये देखो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस फिगर से जो आपकी बुक में दिया गया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वही फिगर है जो आपकी बुक में दिया गया है। ये m1 है यानी मास 1 और ये मास 2 है। m1 जो है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 और m2 जो है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u2 और ये बिफोर कोलिजन है यानी इसके दरमियान कोई कोलिजन नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं m1 और m2। m1 जो है वो m2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में जो आपको नजर आ रहा है और उस फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं F12 से। F12 का मतलब यह है कि द फोर्स अप्लाइड बाय मास 1 ऑन मास 2। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ m2 जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा m1 पे और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं F21 यानी कि द फोर्स अप्लाइड बाय m2 ऑन m1 और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा रहा हूं। तो F12 जो है वो फोर्स है जो m1 m2 पे अप्लाई कर रहा है और F21 वो फोर्स है जो m2 m1 पे अप्लाई कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन सिमत में मुखालिफ है। तो आफ्टर कोलिजन जो है m2 जो है वो v2 के साथ अपोजिट साइड पे मूव करेगा और m1 जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ इस साइड पे मूव करेगा। तो यहाँ पे m1 और m2 का जो मोमेंटम है यानी इस सिस्टम का मोमेंटम जो है इट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी इस सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि मोमेंटम ऑफ m1 बिफोर कोलिजन। तो दोस्तों हमें पता है कि मोमेंटम के लिए जो इक्वेशन है p इज इक्वल टू m इंटू v। तो m1 के लिए मोमेंटम हो जाएगा pi1 यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 दिस विल बी इक्वल टू m1 u1। सिमिलरली momentum of m2 before collision will be equal to pi2 is equal to m2 u2। pi2 का मतलब यह है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 एंड m2। अब मैं लिखता हूं मोमेंटम ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ m1 जो है दिस विल बी इक्वल टू pf1 यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 जो है दिस विल बी इक्वल टू m1 v1। v1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन है। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन को मैं लिखता हूं कि pf2 इज इक्वल टू m2 v2। तो ये मोमेंटम हो गया ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन। अब दोस्तों मैं यूज करता हूं न्यूटन सेकंड लॉ का। दोस्तों हमें पता है
कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो मैं लिखता हूं F12 के लिए, यानी वो फोर्स जो M1 M2 पे अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से M2 का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मैं लिखता हूं कि F12 दिस इज इक्वल टू डेल्टा P2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यानी F12 वो फोर्स है जो M1 M2 पे अप्लाई कर रहा है और M2 का मोमेंटम चेंज हो रहा है इसकी वजह से। तो मैं लिखता हूं कि डेल्टा P2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और यहां पे मैं लिखता हूं कि डेल्टा P जो है दिस इज इक्वल टू P F2 यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ M2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ M2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब यहां पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं। Pf2 जो है दिस इज इक्वल टू M2 V2, तो F12 जो है दिस विल बी इक्वल टू M2 V2 और Pi2 जो है दिस इज इक्वल टू M2 U2। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि M2 U2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये हो गया F12। अब मैं वो फोर्स जिसकी वजह से M1 का मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो F21 जो है दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यानी F21 वो फोर्स है जो M2 M1 पे अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से M1 का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इसको मैं लिखता हूं कि दिस इज इक्वल टू Pf1 माइनस Pi1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब यहां पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं। Pf1 जो है दिस इज इक्वल टू M1 V1, सो दिस विल बिकम इक्वल टू F21 जो है दिस विल बी इक्वल टू M1 V1 माइनस Pi1 जो है दिस इज इक्वल टू M1 U1, सो दिस विल बी इक्वल टू M1 U1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 जो है दिस शुड बी इक्वल टू F21। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F12 जो है दिस इज इक्वल टू F21, और यहाँ पे मैं माइनस साइन भी लगाता हूँ इसलिए कि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल टू ईच अदर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैं F12 की वैल्यू ये पुट करता हूँ और F21 की वैल्यू ये पुट करता हूँ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। दिस इज इक्वल टू M1 V1 माइनस M1 U1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ और यहाँ पे माइनस साइन लगा लेता हूँ। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि M2 V2 माइनस M2 U2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस M1 V1 माइनस M1 U1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये डेल्टा T और ये डेल्टा T कैंसल, तो वी विल गेट M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू M1 U1 माइनस M1 V1। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि M2 U2 और M1 U1 को आपस में लिखता हूँ और इसको आपस में लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको और इसको मैं आपस में लिखता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, दिस विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसको मैंने आपस में रीअरेंज कर दिया। तो दोस्तों ये वो मोमेंटम है
जो बिफोर कोलिजन है, यानी मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर कोलिजन, सिस्टम का मोमेंटम है, और ये मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ऑफ ए सिस्टम है, आफ्टर द कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम of the system is equal to final momentum of the system. So this is the required proof of law of conservation of momentum. In the absence of external force, the momentum of the system before collision and after collision should be equal to. So this is something about the law of conservation of momentum. Thank you.